हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 2 मार्च 2021 की प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सबसे पहला जो आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो बात करता है चन्नपट्टना टॉयज़ के बारे में। जब भी हम टॉयज़ यानी खिलौनों की बात करें, हमें पता है किस तरह जो चाइनीज़ टॉयज़ हैं उन्होंने इंडियन मार्केट को पूरी तरह कैप्चर कर रखा है, जो कि सस्ते होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बने होते हैं, लेकिन कभी कभी टॉक्सिक भी होते हैं क्योंकि उनमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो बच्चों की सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने कोशिश भी करी है कि उनको रोकने की, लेकिन फिर भी वो इतने सस्ते और इतने पॉपुलर हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडिया में बिकते हैं। तो इसी के तहत इंडिया ने कोशिश की कि प्रोत्साहित किया जाए इंडिया के खुद के टॉय मेकर्स को भी। तो जिसके तहत इंडिया में टॉय फेयर भी स्टार्ट किया गया। 2021 में जो टॉय फेयर हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा था क्यों ना हम जो ट्रेडिशनल खिलौनों की इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए, ये जो ट्रेडिशनल लोग टॉय मेकर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, जैसे चन्नपट्टना टॉयज़ हैं, इनको हम ई मार्केट करें, यानी इनको ऑनलाइन हम और ज़रा प्रचारित करें और ज़रा लोकप्रिय बनाएं और इनको मार्केट करें ई वेज के थ्रू। तो इसलिए ये बात न्यूज़ में आई। लेकिन चन्नपट्टना टॉयज़ खुद में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरह के खिलौने हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इन्हें जीआई टैग भी मिला हुआ है जो दिखाता है इनकी कितनी ज़्यादा रेलेवेंस है, कितने इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा ये काफ़ी पॉपुलर भी है लोकली, लेकिन नेशनल लेवल पे इसको और पॉपुलर बनाने के लिए और ज़्यादा कोशिश की आवश्यकता है। तो चलिए थोड़ी सी डिटेल देखते हैं क्या है ये टॉय और क्या इंडिया टॉय फेयर की कहानी है। तो सबसे पहले चन्नपट्टना टॉयज़ की खास बात यह है कि ये बनते कहाँ हैं। जीआई टैग मिला हुआ है तो कहाँ का मिला हुआ है? तो कर्नाटका के टॉयज़ हैं ये, और कन्नड़ भाषा में इन्हें कहते हैं गोम्बेगाला ओरू। गोम्बेगाला ओरू मतलब होता है टॉय टाउन, यानी खिलौनों का शहर। अब ख़ास बात यह है कि ये एक विशेष तरह की लकड़ी से बनते हैं जिसे हम आले मारा कहते हैं, यानी कि आइवरी वुड। तो आइवरी वुड से बनते हैं, बहुत ज़्यादा वेल पॉलिश्ड होते हैं, काफ़ी आकर्षक होते हैं देखने में। और इसकी शुरुआत कराई थी टीपू सुल्तान ने, और उन्होंने स्पेशली पर्सिया से बुलाया था कुछ आर्टिस्ट को कि वो इंडिया के लोगों को सिखा सकें कि भाई कैसे ये खिलौने बनते हैं। तो जब ये शुरुआत हुई इसकी, तो बवास मियाँ जो है इन्हें कहते हैं कि फादर ऑफ चन्नपट्टना टॉयज़, क्योंकि उन्होंने ही लोकल आर्टिस्ट को मदद किया था कि कैसे इसको डेवलप किया जाए और कैसे इनोवेट किया जाए। तो जो पर्शिया से आर्टिस्ट इंडिया में सिखा के गए खिलौने ऐसे बनाओ, इंडिया के खिलौने वैसे नहीं हैं ये खिलौने इनोवेटेड हैं, थोड़े अलग तरह के हैं, इनमें काफ़ी लोकल वेरिएशंस भी ऐड हुए हैं, इनोवेशंस ऐड हुए हैं। और क्योंकि इतनी ज़्यादा वेल पॉलिश्ड और हाई क्वालिटी वुड से ये बनते हैं तो ये इको फ्रेंडली भी होते हैं। और ख़ास बात, इनको बनाने में वेजिटेबल डाइज़ का इस्तेमाल किया जाता है जो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है किसी के लिए, और बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जो इसको बहुत अच्छा एक विकल्प बनाते हैं चाइनीज़ टॉयज़ के मुकाबले में। तो गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत भी लोकल आर्टिस्ट को और लोकल टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया जाए। उसके तहत ये पहल है, और हमें पता होना चाहिए कि अलग अलग तरह के टॉयज़ इंडिया में कौन कौन से बनते हैं। तो अगर आप ट्रेडिशनल टॉयज़ की लिस्ट देखें तो चाहे केरला हो, छत्तीसगढ़ हो, आपको हर जगह एक लंबा चौड़ा सेटअप दिखता है जहाँ फेमस टॉयज़ जैसे निर्मल टॉयज़ तेलंगाना के हो गए, आदिवासी गुड़िया हस्तशिल्प जो मध्य प्रदेश का है, या फिर वॉलनट वुड क्रेविंग टॉयज़ जो जम्मू कश्मीर के आते हैं। इन तरह की एक पूरी लिस्ट है जो आपको अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। ये रही वो लिस्ट, मुझे उम्मीद है आप इसको देख लेंगे और याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब इसका जिक्र किया गया तो वो जिक्र था इंडिया टॉय फेयर के दौरान। तो इंडिया टॉय फेयर क्या है? तो गवर्नमेंट को पता है कि गवर्नमेंट लगातार चाह रही है कि इंडिया के मार्केट में जो इंडियन टॉयज़ है, जो इंडियन टॉय मेकर्स हैं, उनको भी उनका शेयर मिल सके। तो इसलिए 2022 में जब इंडिया की आज़ादी को 75 साल होने वाले हैं, तो उसी के तहत इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसमें लोकल टॉयज़ का जो इम्पोर्टेंट रोल है, जो इंडिया के ड्रीम्स को पूरा करने में, आत्मनिर्भर बनाने में, उस पर फोकस किया गया है। तो ये पहला 2021 में जो टॉय फेयर किया गया था, ये पहला ऐसा एग्जीबिशन था जो कि डिजिटली किया गया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक टॉय कैथॉन भी चलाया था, जैसे हैकाथॉन होता है वैसे टॉय कैथॉन चलाया गया था, ताकि जो इनोवेटिव तरीके हो सकते हैं अलग अलग गेम के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के, किस तरह गेम को और डेवलप किया जाए और इनोवेट किया जाए, टॉयज़ को कैसे और इनोवेट किया जाए ताकि वो बच्चों को और ज़्यादा आकर्षित कर सकें और इंडिया के गेम्स और टॉयज़ भी पॉपुलर हो सकें। अभी जैसे हम पबजी वगैरह के बारे में जानते हैं जो काफ़ी पॉपुलर हुए थे, तो क्या हम इंडियन टॉयज़ या इंडियन गेम्स को भी उस तरह पॉपुलर बना सकते हैं? यानी इसके तहत ये टॉय फेयर किया गया था। तो चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जो बात करता है इसरो की हाल में जो लॉन्च थी इसके बारे में। तो इंडिया ने हाल ही में, इंडियन जो एजेंसी है इसरो, इसने अमेजोनिया 1 और उसके साथ 18 अलग सैटेलाइट्स को लॉन्च किया अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C51 के थ्रू। जो PSLV C51 रॉकेट है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में रहता है इसरो के द्वारा। ये इसकी 53rd फ्लाइट थी PSLV प्रोग्राम के तहत, और ये खास बात यह है इसकी कि ये पहला ऐसा मिशन था
जो कि NSIL के अंतर्गत किया गया। NSIL पिछले साल ही एग्जिस्टेंस में आया है। NSIL है क्या भाई? NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की एक कॉमर्शियल आर्म है। कॉमर्शियल आर्म मतलब ये देखेगी कि भाई इनका व्यावसायिक काम कैसे किया जाए, क्योंकि इसरो असल में इंडिया की एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रमुख काम है रिसर्च करना इंडिया के लिए, कि भाई कैसे मैपिंग की जाए, कैसे स्टडी किया जाए प्लैनेट्स को। पर क्योंकि इंडिया की एजेंसी बहुत से सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, तो जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर हैं जैसे SpaceX, जो खुद बहुत सारे लॉन्चेस कर रही है स्पेस मार्केट में, क्योंकि अब छोटे छोटे होटल्स को, कंपनीज़ को, देशों को या अलग अलग टेलीविज़न कंपनीज़ को, इनको अपने खुद के सैटेलाइट्स चाहिए होते हैं अंतरिक्ष में, जिससे वो डेटा प्रोसेस कर पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ अपने दर्शकों के साथ या अपने कंज्यूमर्स के साथ अर्थ पे। तो वो सारी कंपनीज़ जो लॉन्च व्हीकल चाहती हैं अंतरिक्ष में, जो सैटेलाइट चाहती है उनके अंतरिक्ष में हो, तो वो अक्सर कुछ स्पेस एजेंसीज़ के पास जाती हैं। तो इंडिया में भी हैं कई सारे और बाहर भी हैं, और इसरो तो बहुत सस्ते में स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए इसरो ने अपनी एक स्पेसिफाइड कमर्शियल आर्म को अलग कर दिया, जो कि है NSIL। इससे पहले एक एंट्रिक्स थी, तो एंट्रिक्स के आगे जाके NSIL और ज़्यादा बड़े पैमाने पे काम करेगी, कैसे कॉमर्शलाइज किया जाए, कैसे प्रॉफिट्स कमाए जाए सैटेलाइट लॉन्च करके। ये इसरो के अंदर ही आएगी, लेकिन इसका काम होगा कॉमर्शियल फ्लाइट्स को देखना। तो ये जो मिशन था ये लॉन्च किया गया था स्पेस फ्लाइट इंक्लूसिव, जो USA की कंपनी है उसके साथ मिलके कॉमर्शियल एग्रीमेंट था। तो देखते हैं कि क्या खास बात है जो सैटेलाइट्स उन्होंने लॉन्च किए उसके बारे में। पहली बात, जो अमेजोनिया 1 सैटेलाइट लॉन्च की, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो इसे लॉन्च किया गया था ब्राज़ील के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च के साथ मिलके, जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था और जो इसको ऑपरेट करेंगे सैटेलाइट को। अब सवाल ये कि सैटेलाइट का काम क्या है। ऐसे नाम से क्लियर है कि अमेजोनिया 1 ये कोशिश करेगा कि अमेजोन फॉरेस्ट के डेटा को कलेक्ट करने के लिए, कि भाई वहाँ पे कितनी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उसमें ये रिमोट सेंसिंग डेटा देगा। मतलब उनको बताएगा कि भाई कहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्यों एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई किया जाए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। और जैसे हमें पता है कि जब भी हम रिमोट सेंसिंग डेटा चाहते हैं या ऐसी ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट चाहते हैं, तो अक्सर हम जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो जिस ऑर्बिट में जाती है वो होती है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट की खास बात ये होती है कि ये एक लो अर्थ ऑर्बिट की तरह होता है, यानी 700 से लेकर 900 किलोमीटर की रेंज में होता है, जो आपको यहाँ दिख ही रहा है ये। और सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट की खास बात ये है कि अगर अर्थ है, ये बड़ा सा सन है, तो जो सैटेलाइट यहाँ घूम रही है इसके आसपास, वो सन के साथ सिंक में होती है। जैसे हम मोबाइल को सिंक कर लेते हैं, ईमेल को सिंक कर लेते हैं, वैसे सन के साथ सिंक में होती है। तो जब वो अपना चक्कर काटती है तो एक ही जगह के आसपास वो गुजरती है, उसी लोकेशन से गुजरती है। वो एक तरह से सन के साथ, जो इंडिया का अर्थ का ऑर्बिट है सन के साथ, वो सन के साथ फिक्स्ड रहती है, उसके सिंक में रहती है। तो इसलिए अगर आपको एक जगह को बार बार ऑब्जर्व करना है तो आपको एक सैटेलाइट चाहिए जो वहाँ से बार बार गुजरेगा, तो वहीं से गुजरती रहती है हमेशा ये। तो इसलिए ये सैटेलाइट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑब्जर्वेशन के लिए। और इसकी खास बात यह है कि ये पहली सैटेलाइट थी जो लॉन्च की गई थी किसके तहत? NSIL के तहत। इसके अलावा जो अमेजोनिया 1 है, इसमें कुछ इंडियन सैटेलाइट्स भी थे, जैसे सतीश धवन सैटेलाइट, जो कि स्पेस किड्स इंडिया द्वारा बनाई गई थी। ये एक नैनो सैटेलाइट है जो कि रेडिएशन लेवल को चेक करेगी, स्पेस के वेदर को चेक करेगी। खास बात यह है कि ये आपको लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताएगी। और इस चीज़ को दर्शाते हुए कि कैसे आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया और किस तरह स्पेस को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसके साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए, सहानुभूति दिखाते हुए, इस सैटेलाइट के ऊपर एनग्रेविंग्स हैं जिसमें लिखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत। तो ये था, किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ सतीश धवन सैटेलाइट की, जो कि किसके द्वारा बनाई गई थी? स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। अगली सैटेलाइट की जो बात है वो है यूनिटी सैट। ये 3 सैटेलाइट का कॉम्बिनेशन है। ये डिज़ाइन किया गया था 3 इंस्टीट्यूट्स द्वारा। एक तो जैसे JPR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, JH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर और श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कोयम्बटूर के द्वारा। इनका इस सैटेलाइट का काम है रेडियो रिले सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे मैंने यूनिटी सैट सैटेलाइट की बात करी, उसी तरह सिंधु नेत्रा सैटेलाइट एक और है जो इसके साथ लॉन्च की गई है, जो कि बैंगलोर के स्टूडेंट्स ने बनाई थी, जो PES यूनिवर्सिटी के हैं। PES यूनिवर्सिटी का ये दूसरा सैटेलाइट लॉन्च है। और ये काम करेगा किस चीज़ के लिए? ये सैटेलाइट काम करेगी जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें जो वॉरशिप्स जा रहे हैं या मर्चेंट शिप्स जा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में कि भाई कौन सी शिप एक वॉरशिप है, कौन सी एक कॉमर्शियल व्हीकल है या मर्चेंट की व्हीकल है या किसी व्यवसाय की एक शिप है। तो इससे इंडिया की जो सर्विलेंस कैपेसिटी है इंडियन ओशन रीजन में, हम ठीक से जान पाएंगे कहाँ से कौन गुजर रहा है, ताकि हम ढंग से नज़र रख पाएँ और चाहे वो पायरेसी की बात हो, चाहे टेररिज्म की बात हो, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो और ये
स्पेसिफिक खास बात यह है कि ये साउथ चाइना सी के रीजन में भी और गल्फ ऑफ एडन और अफ्रीकन कोस्ट के आसपास भी नज़र रखने में हमारी मदद करेगा। अब देखिए, ये तो कोर इंडियन सैटेलाइट की हमने बात कर ली, जिसके तहत हमने बात करी सिंधु नेत्र सैटेलाइट। अब नाम से क्लियर है, सिंधु नेत्र। दूसरा यूनिटी सैट सैटेलाइट, और तीसरी पहली जो हमने बात करी थी सतीश धवन सैटेलाइट। तो 3 प्रमुख जो इंडियन सैटेलाइट है हमने इसके बारे में बात कर ली। इसके अलावा यूएसए की भी कई सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, जिसमें कि एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, जो कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ को और टेक्निक्स को टेस्ट करने के काम आता है, जो कि आगे के फ्यूचर स्पेस मिशंस में भी काम किया जाएगा। तो इस तरह के सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे इसके साथ। और इसमें इसके अलावा और डिटेल में अभी हम जाएँ तो लगभग 13 सैटेलाइट्स थे ओवरऑल जो यूएस से थे, पर वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इतने सैटेलाइट लॉन्च किए हम सबके बारे में इतनी डिटेल में पढ़े ज़रूरी नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि इंडिया की कौन कौन सी सैटेलाइट मेनली लॉन्च की गई हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। 21 ऑर्बिट में है, जो अमेजोनिया 1 थी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जब कोई सैटेलाइट होती है तो हमें ऑब्जर्वेशन में बहुत मदद देती है वो, क्योंकि एक ही लोकेशन पे वो दोबारा दिन में आती है, घूमती रहती है, उसको ऑब्जर्व करती रहती है, राइट। तो हमें पता लग गया बेसिक चीज़ें इसके बारे में। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो बात करता है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग के बारे में। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का 5th एडिशन, जो कि वर्चुअली किया गया था, यानी डिजिटली कॉन्फ्रेंस के थ्रू। इसकी खास बात यह है कि इंडिया का ये एक फ्लैगशिप जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस है। जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस देखता है किस तरह से जो जियोग्राफी है किसी रीजन की, वो वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। जियो इकोनॉमिक्स में हम वो एंगल्स देखते हैं जो कि वहाँ की ज्योग्राफी और वहाँ की इकोनॉमिक्स के द्वारा शेप किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया एक बड़ा ट्रेड लीडर है, जहाँ बड़ा मार्केट है, जहाँ बहुत सा पोटेंशियल है, तो इसके आसपास के देश किस तरह मिल के अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं या और अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं, राइट। तो ये जो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग है, खास बात यह है कि ये MEA द्वारा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा, और इस बार तो PIC के साथ भी किया गया, पुणे इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा किया गया है। इन लोगों ने मिल के ये कन्वीन किया है, और ये इसका 5th एडिशन है। ये दूसरा एडिशन है जो PIC साथ मिलकर कर रही है MEA के साथ। अब ख़ास बात यह है कि इसका क्या थीम था इस बार थीम था कि पोस्ट कोविड-19 के बाद क्या ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस डायनामिक्स है, किस तरह वो ट्रेड और फाइनेंसेस को चेंज करेगा वर्ल्ड के, कोविड के बाद जो बदलाव आए हैं सप्लाई चेन्स में, रिक्वायरमेंट्स में या मैनेजमेंट में, उसके विषय में इसका फोकस है बेसिकली जो ट्रेड फाइनेंस डायनामिक्स है एशिया के और उसके एक्सटेंडेड नेबरहुड में, उसके बारे में। वही जो मैंने आपको बोला कि यहाँ का जोग्राफिकल रीजन, उसके आसपास कैसे हम और इकोनॉमिक्स और उस तरह इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बढ़ा सकते हैं, उस पर ही फोकस है इसका एशियन इकोनॉमिक डायलॉग का। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम के बारे में। देखिए, सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम के जो करतब हैं काफ़ी फेमस है। आपने 26 जनवरी की परेड देखी है तो ज़रूर देखा होगा, इनसे ज़रूर परिचित होंगे। तो इनके बारे में न्यूज़ भी इनके करतबों से रिलेटेड ही है कि जो श्रीलंकन एयरफोर्स की 70th एनिवर्सरी है, जो 3 से 5 मार्च को होने वाली है, उसमें ये एक एयर शो करने वाले हैं। ये इनकी पहली ऐसी परफॉर्मेंस है 2015 के बाद, जब से इनको दोबारा रिसरेक्ट किया गया। तो ये असल में ख़ास बात ये कि अब क्योंकि दोबारा ये एक एयर शो करने वाले हैं बाहर जाके, तो पहले हमें देखनी पड़ेगी थोड़ी हिस्ट्री कि कब ये ऑरिजिनेट हुए, क्या इनकी कहानी है। तो ये असल में सबसे पहले फॉर्म हुए थे किरण MK2 एयरक्राफ्ट के थ्रू 1996 में, और 2011 तक इन्होंने बहुत से एयर शोज़ किए और कई जगह इनकी बहुत डिमांड रहती थी, काफ़ी पॉपुलर थे। और 2011 के बाद इनको फेज आउट कर दिया गया, लेकिन 2015 में हॉक ट्रेनर्स के द्वारा इनको दोबारा इंक्लूड किया गया, जिसके अंदर ये पहले 4 एयरक्राफ्ट में, उसके बाद 9 एयरक्राफ्ट के साथ एयर फॉर्मेशन बनाते हैं और अलग अलग मूवमेंट्स एयर में करते हैं। तो ख़ास बात ये जो स्कैट टीम है, सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम, इसमें 52 स्क्वाड्रन्स हैं जिन्हें शार्क्स कहते हैं, और ये बेस्ड है कहाँ, बीदर कर्नाटका में। और जब से इनकी शुरुआत हुई इन्होंने 600 डिस्प्ले किए हैं ऑल ओवर द कंट्री, और इन्होंने इंटरनेशनली भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, साउथ ईस्ट एशिया हो या चाइना हो। अब आप कहेंगे, अभी तो मैंने बोला कि पहली बार श्रीलंका में होने जा रहा है, तो डिफरेंस ये है कि 2011 में इनको डिसबैंड कर दिया गया था। 2015 में जब दोबारा इनकी स्थापना हुई है, तब उसके बाद 2015 के बाद पहली बार इंडिया के बाहरी एयर शो करने जा रहे हैं। इससे पहले इस टीम ने 600 डिस्प्ले दुनिया भर में किए हुए हैं। तो 1971 की जो कमेमोरेशंस भी होने वाली है, जो गोल्डन जुबली एयर आने वाला है 1971 का, उसमें भी इन्होंने अलग अलग फॉर्मेशंस के साथ कन्याकुमारी से लेके पूरे देश भर में अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ अलग अलग लैंडमार्क्स के ऊपर इन्होंने अपने एयर शो किए थे। तो इस एक्रोबेटिक टीम की खास बात ये काफ़ी ज़्यादा ये इनोवेट करते हैं, और इनकी जो मूवमेंट होगी, जो ट्रेजेक्टरी होती है शिप्स की, वो अलग अलग तरह के पैटर्न बनाते हुए जाते हैं। अगर आप
यूट्यूब पे एक छोटा सा सर्च भी मारेंगे तो आपको बहुत से ऐसे इनके करतब देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही एक और चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, जो है सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। तो जो सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है, इसकी शुरुआत हुई थी ये चेक करने के लिए जो देशी हेलीकॉप्टर्स बनाए जाते हैं इंडियन कंपनीज द्वारा, उनको इवेलुएट करते थे पहले कि सेवा में भर्ती होने से पहले। लेकिन उसके बाद इंडियन एयरफोर्स टीम ने एक एरोबैटिक टीम बना दी, सारंग, सारंग मतलब पिकॉक, और इनमें 4 जो इंडियन बिल्ट ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं उसको लेकर ये एक्रोबैटिक्स करते हैं। वही करतबों वाली बात जो सूर्यकिरण कर रही है हेलीकॉप्टर्स के साथ करते हैं। तो ये हो गए इसके बारे में बात। अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे जो बात करता है मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के बारे में। तो इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने 2 मार्च को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनॉग्रेट किया था मैरीटाइम इंडिया समिट को। और ये जो समिट है ये एक इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। इसका काम क्या है, ये इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है अगले पूरे दशक में क्या क्या हमें कार्य करने चाहिए, किस किस एरिया, किस किस टेक्नोलॉजी को हमें डेवलप करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, कहाँ कहाँ और निवेश बाहर की कंपनियाँ आके कर सकती हैं, कैसे इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, बाहर के एक्सपर्ट्स हैं, उनको साथ मिल के हम और ज़्यादा पोर्ट्स को डेवलप कर पाएँ, शिपिंग लाइंस को डेवलप कर पाएँ। और क्योंकि जैसे जैसे इंडिया का ट्रेड और ग्रोथ हो रहा है, जैसे इंडिया की रीच बढ़ रही है, तो हमें पोर्ट्स और शिपिंग को और ज़्यादा डेवलप करने की आवश्यकता है। उसी पे फोकस करते हुए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, सर्विसेज पे फोकस किया गया है। इस बार इंडिया की पार्टनर कंट्री कौन रही है इसमें, डेनमार्क। तो इसमें हम अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बारे में बात करेंगे, किस तरह से वो और ज़्यादा इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री को और जो मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप करने में अपना रोल निभा सकते हैं। इसके बाद बात आती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $304 मिलियन का पैक्ट किया है AIIB के साथ पावर नेटवर्क ट्रांसमिशन को लेकर, जो कि असम में किया जा रहा है। ये न्यूज़ उतनी बड़ी नहीं है, बड़ी न्यूज़ ये है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस साथ किया जा रहा है। नहीं, असम गवर्नमेंट में किया जा रहा है। $300 मिलियन बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन क्या हमें पता है कि AIIB की क्या खास बात है, कहाँ फॉर्म हुआ है, क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो AIIB एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जो चाइना लेड है। सबसे बड़ा इसका हेडक्वार्टर भी चाइना में है, सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स भी चाइना के पास है। 2016 में ही बनाया गया था ये। और ख़ास बात यह कि इंडिया इज़ सेकेंड लार्जेस्ट जो जिसके पास वोटिंग शेयर है, मतलब 7.6% इंडिया के पास वोटिंग शेयर है। इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है चाइना ऑब्वियसली, जिसके पास 26.61% वोटिंग शेयर है। तो इसके 100 मेंबर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, जिसमें आपके G20 के 14 देश हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली और UK भी इसके मेंबर्स हैं। इसका काम क्या है, एम क्या है, इसका एम है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना और कोशिश करना कि जो मार्केट्स हैं, सर्विसेज हैं, लोग हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ सकें और बेहतर तरीके से डेवलप हो सकें। AIIB के अलग अलग ऑर्गन्स हैं जिनमें इनके गवर्नर होते हैं, एक अल्टरनेट गवर्नर होता है जो कि हर एक मेंबर कंट्री से चुना जाता है। और ये सभी जो अपॉइंटिंग मेंबर है उसकी जब तक इच्छा होती है तभी तक काम कर सकते हैं। हमें उतनी डिटेलिंग में नहीं जाना चाहिए, हमें बस ये पता होना चाहिए अच्छा एक गवर्नर होता है, एक एसोसिएट गवर्नर होता है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें कि जो नॉन रेजिडेंशियल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो देखते हैं कि बैंक किस तरह काम कर रही है। तो क्या खास बात है इसमें, जो नॉन रेजिडेंशियल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, तो अगर कोई नॉन रेजिडेंशियल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो वहाँ पे नहीं रह रहे होंगे, तो उनके ऊपर कोई प्रेशर टैक्टिक्स काम नहीं करते कोई बॉडी का, कि आप नहीं कह सकते अच्छा इसके प्रभाव क्षेत्र में आके ही ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल भी है जो कि बताता है इनके प्रेसिडेंट और सीनियर मैनेजमेंट को कि किस तरह आपको आगे स्ट्रेटेजाइज करना है, क्या क्या ऑपरेशनल इशू आ सकते हैं, किस तरह हमें और आगे बढ़ना है। तो AIIB एक बड़ी पहल थी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की। अगला आर्टिकल नेशनल साइंस डे पर आता है। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है क्यों, 28 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सर CV रमन ने रमन इफेक्ट का आविष्कार किया था और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में, और साइंस से नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले एशियन व्यक्ति थे। तो पहली बात कि भाई कार्य क्या है, क्या क्यों मनाते हैं नेशनल साइंस डे, तो ऑब्वियसली इसका प्रमुख उद्देश्य है कि किस तरह साइंस की इंपॉर्टेंस को बढ़ावा दिया जा सके और इसको और ज़्यादा बच्चों को प्रेरित किया जा सके ताकि वो और ज़्यादा साइंस के क्षेत्र में आगे आएँ। ये जो सेलिब्रेशन होती है किसके द्वारा करी जाती है, तो वो है NCSTC यानी नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। पहला साइंस डे 1987 में मनाया गया था और इस बार की जो साइंस डे की थीम है वो है फ्यूचर ऑफ STI, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। बहुत ही नॉर्मल सी लाइन है, इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क, क्या प्रभाव हो रहा है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का। तो जब हम इतनी बात कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं रमन इफेक्ट क्या है। रमन इफेक्ट असल में एक फेनोमेना है जिसकी खोज इन्होंने की थी। ये हमें ये बताता है कि स्काई ब्लू क्यों है, ये ओशन से हमें ब्लू क्यों दिखते हैं। तो इसमें बेसिक सी इतनी बात है कि जब एक लाइट की बीम किसी मॉलिक्यूल से टकराती है तो डिफ्लेक्ट होती है,
राइट। इन्होंने ऐसा दर्शाया था कि एक लाइट ऑफ बीम ऐसे जा रही है, कुछ तो लाइट ऑफ बीम सीधी निकल जाती है, लेकिन कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स आके डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो डिफ्लेक्शन की वजह से उनकी वेवलेंथ में बदलाव होते हैं, और ये जो वेवलेंथ का जो बदलाव होता है, इसमें एक विशेष तरह का रंग बनता है, ठीक है, जो कि इंसिडेंट लाइट का होता है, और ये जो इफेक्ट इसकी वजह से आता है उसे हम कहते हैं रमन इफेक्ट। याद रखने वाली बात इसमें यह है कि जो भी लाइट स्कैटर हो रही है, थोड़ा सी लाइट स्कैटर होती है, उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, बाकी लाइट्स की वेवलेंथ नहीं बदलती। फॉर एग्जांपल, अगर ये वाइट लाइट जा रही है, ठीक है, तो इसमें एक लाइट जो स्कैटर हो जा रही है, इसकी वेवलेंथ भी बदल जा रही है और उसका कलर भी चेंज हो जा रहा है, तो वो ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमें स्काई भी ब्लू दिखाई देता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी रमन इफेक्ट की। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जो बात कर रहा है खुजली घर के बारे में। जी हाँ, जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल वही है। नागालैंड के कुछ गांव के लोगों ने सोचा कि भाई कि बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, तो इसको कम करने के लिए हम एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो चली आ रही है उसको दोबारा जीवित कर देते हैं। इसके तहत होता क्या है कि एक ऐसी केज बनाई जाती है और इसमें कैद कर लिया जाता है कुछ व्यक्ति को। ये एक ऐसी लकड़ी से बनाई जाती है जो कि आपकी स्किन में जलन फैलाती है, तो इससे खुजली होती है काफ़ी। तो ये एक ट्रेडिशनल पनिशमेंट का फॉर्म था पहले कि भाई अब कोई अगर चोरी वगैरह कर रहा है तो उसको आप ऐसे उसमें बैठा दो कि भाई अब दुखी हो जाओ आप। तो ये खुजली घर नागामीज़ में कहते हैं इसको, और हर नागा कम्युनिटी का खुद का एक अलग नाम है। तो ख़ास बात है कि ऐसी लकड़ी से बनता है ये, जो कि पाम्स में नहीं, जब हथेली पे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप इसको कहीं से भी काट के लाके लगा सकते हैं। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में इसको जैसे टच करेंगे आप तो इचिंग होगी। तो ये ओस जो मेजर ट्राइब है नागालैंड की, वहाँ इसको शीकी कहा जाता है, यानी फ्लैश हाउस। और ये अक्सर जो गांव का सेंट्रल स्पॉट होता है, कहीं बीचों बीच रख देते हैं और लोग आके फिर देखते हैं कि भाई चोरी किया तो अब सज़ा भुगतो। और ये बनते किससे हैं? सैंगफुंग एक ट्री है उससे, मसांगफंग से बनाया जाता है ये, जो कि इरिटेशन फैलाता है आपके शरीर में। तो आपको अगर कहीं मसांगफंग दिखे तो उसके आसपास मत जाइए। तो ये कहानी थी खुजली घर की। तो देखिए, आज की इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने कवर कर लिए। अब देखते हैं कितना रिवाइज आपने इसको करा है, कितना आपको ये याद है। चन्नपटना टॉयज़ तमिलनाडु से मिल रहे हैं, ट्रू है या फॉल्स है? अमेजोनिया 1 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ट्रू है या फॉल्स है? खुजली घर इज ए क्रैम्प्ड ट्रायंगुलर केज मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ एन इंडिजिनस ट्री दैट इरिटेट्स द स्किन, जो कि नागालैंड में होती है, सही है या गलत है? और चौथा ऑप्शन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इसको पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहते थे, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, सही है या गलत है? पाँचवा